राजेश अपने पिता सेठ मोहन लाल का इकलौता बेटा था। मोहन लाल के पास बेशुमार दौलत थी। राजेश पर आधुनिकता का रंग हावी था। वैसे भी जिस घर में अनाप शनाप दौलत हो वहाँ तरह तरह के ऐब और गंदी आदतें भी अपना घर लेता है। राजेश अपने पिता के कारोबार में पार्टनर भी था, इसलिए वह अपने पिता के साथ व्यापार में पूरा हाथ बढ़ाता था और काम के बाद पूरी अय्याशी करता था। बिल्कुल वैसा ही युवक था जैसे अक्सर अमीर घरों में युवक होते हैं। आमतौर पर होता यह है कि अधिक पैसे वाले अमीर परिवारों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। पैसे की कोई कमी उनके पास नहीं होती है, इसलिए नशे आदि के ऐप सहज रूप से अपना लेते हैं। आजकल राजेश एक फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रहा था। फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी। वह ज़मीन तलाश कर रहा था। ज़मीन की तलाश में वह आसपास के गांवों के चक्कर लगा रहा था। पैसों की सेठ मोहन लाल के पास कोई कमी नहीं थी। वे मुँह मांगी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन कोई ज़मीन बेचने को तैयार नहीं था। एक ज़माना था जब ज़मीन की कोई कीमत नहीं होती थी। लोग ज़मीन बेचना चाहते थे, लेकिन खरीदारी करने वाला कोई नहीं था। समय बदलता गया और ज़मीन की कीमतें बढ़ती गई। लोग ज़मीन का महत्व समझने लगे और इसलिए ज़मीन मिलनी बंद हो गई। राजेश फैक्ट्री की ज़मीन के चक्कर में पास के गांव के पास गया। उसकी ज़मीन की बात चल रही थी। वह कोई किसानों की थोड़ी छोटी छोटी ज़मीन ले रहा था। किसान काफ़ी कोशिश करने के बाद ज़मीन बेचने को तैयार हो गए थे। वह भी तब तैयार हुए थे जब उनके परिवार के दो आदमियों की नौकरी देने का वादा किया गया। आज राजेश उन लोगों को कुछ एडवांस देने जा रहा था। उसने नोटों का एक ब्रेकफास्ट पीछे वाली सीट पर रख दिया था। उसकी गाड़ी तेज गति से दौड़ती जा रही थी। मेन रोड से हटकर वह गांव के रास्ते पर चल दिया। उस रास्ते पर पार कार की गति धीमी हो गई। अचानक उसके पैर ब्रेक पर दबाव डालते चले गए। गाड़ी एक झटके से साथ रुक गई। सामने एक लड़की चली आ रही थी। गाड़ी की चढ़ की आवाज़ को सुनकर उस युवती ने पलटकर देखा। गाड़ी में एक नवयुवक बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था। युवती ने एक पल उस युवक को देखा। उसने मुस्कुराते देखकर उसके गर्दन झुका ली। राजेश ने अपनी गाड़ी को लाकर बिल्कुल उसके बराबर में खड़ा कर दिया और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? रीमा। बड़ा प्यार नाम है। रीमा प्रत्युत्तर में खामोशी रही। राजेश ने उसको संबोधित करते हुए कहा, मुझे राजेश कहते हैं, सेठ मोहनलाल का बेटा हूँ। हम आपके गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। रीमा को इन सब बातों से क्या लेना देना था। वह उन समय तक खड़ी रही जब तक कि राजेश बोलता रहा और फिर वह आगे को चलने पड़ी। राजेश ने पुनः गाड़ी उसके बराबर में लाकर रोकते हुए कहा, रीमा जी आओ बैठो, मैं भी गांव ही जा रहा हूँ, तुम्हें गांव से छोड़ दूंगा। जी नहीं, रीमा ने कहा, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं पैदल जाऊंगी। क्यों? मेरी मर्जी। फिर राजेश ने कुछ नहीं कहा। इस बात को भी वह जानता था कि ये मामला शहर का नहीं है, गांव का है। यहाँ किसी भी तरह की कोई हरकत खतरनाक साबित हो सकती है। वह अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता लिया। रीमा उसी तरह से पैदल चलती रही और वह अपने घर का गए। शाम में को राजेश रीमा के घर भी आया। उसने पिता के आवाज़ देकर कहने लगा, रीमा राजेश के लिए चाय लेकर आओ। रीमा ने सामने आने पर राजेश उसे कई पलों तक पलटता रहा और निहारता रहा। रीमा उसको इस तरह से अपनी ओर देखते पाकर शर्मा गई और चाय देकर वहाँ से चली गई। राजेश ने रीमा के पिता शिवराज को एडवांस दिया, दस्तखत किए और अपनी कार में बैठकर चल दिया। रीमा राजेश को भी भाग गई थी। वह सोच रहा था कि चाहे जैसे भी हो, रीमा साथ ही नहीं, हाथ से नहीं जाना चाहिए। गड़गड़ाया बदन अंग अंग सांचे में ढला हुआ था। बार बार सीमा का चेहरा राजेश को स्क्रीन पर चमकता नजर आ रहा था। उसने अपनी गर्दन को जोर से झटका दिया, जैसे उसने रीमा के ख्यालों को दिमाग से निकालना चाहता हो। वह वापस लौट आया। राजेश अपने मनोमस्तिष्क से रीमा को निकाल ही नहीं पा रहा था। वह बार बार उसके ख्यालों में खोया ही जा रहा था। राजेश ने एक बार फिर गाँव जाने का निश्चय किया। उसने सोचा शायद रीमा उसके जाल में फंस जाए। वह अपनी गाड़ी लेकर आज एकदम रात को गया। वह एक टाइम पर आया था
कि रीमा के पिता उसे रात्रि में वहीं रोकने को प्रयास करे, और वह रुक गया। राजेश शिवराज को यहाँ पहुँचा तो शिवराज ने उसे आदर के साथ बैठाया। कुछ देर बाद रीमा उसके लिए चाय या नमकीन लेकर आए। राजेश ने एक बार उसे प्यार भरी नज़रों से देखकर गर्दन झुका ली थी। वह जमीन के बारे में शिवराज से काफ़ी देर तक बातें करता रहा। इसी बीच खाना तैयार हो गया। शिवराज के कहने पर राजेश ने भोजन कर लिया। भोजन पान राजेश ने कहा, अच्छा शिवराज जी, अब मैं चलता हूँ। राजेश जी, अब जाने का समय तो नहीं है। शिवराज ने, ये शहर नहीं है, गांव है। कोई आपकी कार भी ले लेगा और आपको बांध कर डाल देगा। राजेश तो स्वयं ही वहाँ रुकना चाहता था। वह तो प्रोग्राम ही ऐसा बनाकर आया था कि ताकि वे रुकने को कहे, और वह रुक गया। ऐसा बात है तो ठीक है शिवराज जी, राजेश ने कहा, मैं सुबह चला जाऊंगा। शिवराज ने राजेश के लिए एक कमरे में बिस्तर लगवाया और वह लेट गया। करीब 1 घंटे बाद रीमा दूध का गिलास लेकर आई और उसने धीमी आवाज़ से कहा, लीजिए दूध पी लीजिए। रीमा, क्या तुम जानती हो? राजेश ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। क्यों, क्या तुम इतना भी नहीं समझती? राजेश ने कहा, कोई युवक किसी युवती के पास कब और किस लिए आता है? रीमा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। उसी सब वजह से मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। राजेश जी, ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ इस तरह की बातें करना भी पाप समझा जाता है। आज तो आपके कह दिया, फिर कभी मत कहना। क्या किसी से प्यार करना बुरा है? नहीं। कहने से साथ ही रीमा वहाँ से उठकर चल पड़ी। राजेश की समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। उसे अपनी इच्छा पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। रीमा ने उसके जरा से भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। दूध पीकर वह लेट गया। उसके अलावा चारा भी क्या था। सुबह भी फिर रीमा उसके लिए चाय नाश्ते को सामान लाई। उस समय शिवराज वहाँ नहीं था। चाय का कप थामते हुए उसने कहा, रीमा, मेरा यकीन करो। राजेश ने कहा, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राजेश जी, रीमा ने कहा, आप अपने काम से मतलब रखिए। इन बेशुबिल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि चाहे जैसे भी हो वह उसे पाएगा। चाय पीकर वह चल दिया। कार में आकर बैठा। रीमा कहीं जा रही थी। उसने कहा, मैं कल दोपहर को तुम्हारा नदी पर इंतज़ार करूंगा। रीमा ने उसकी जात का इंतज़ार हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने रास्ते चली जा रही थी। राजेश गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चल गया। रीमा राजेश के बारे में बार बार इस तरह की बातें करने के कारण यह सोचने पर विवश हो गई थी कि क्या वह सचमुच उसे प्यार करता है और उसी के लिए वहाँ आया था। उसने अपने आप ही अपनी गर्दन को झटका दिया, जैसे वो अपने विचारों को अपने मन से निकाल कर फेंक देना चाहती हो। मगर दूसरे दिन जब दोपहर हुई तो रीमा के कदम स्वयं ही नदी की ओर उठ गए। वह यह देखना चाहते थे कि क्या सचमुच राजेश वहाँ आया था, क्या वह सचमुच उसे प्यार करता है। रीमा ने देखा कि नदी किनारे राजेश की कार खड़ी थी और राजेश उसी की ओर देख रहा था। रीमा की समझ में नहीं आई कि अब क्या करे, उसकी ओर जाए या लौट जाए। रीमा के कदम अपने आप राजेश की ओर बढ़ने लगे थे। कुछ ही देर में वह राजेश के पास आ गई। रीमा को देखकर राजेश प्रसन्न हो गया। उसके करीब आने पर उसने कहा, आओ रीमा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजेश जी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? रीमा ने कहा, मैं गांव की रहने वाली हूँ। यहाँ प्यार नाम का कोई चीज़ नहीं होता। आप मेरा ख्याल छोड़िए और अपना काम कीजिए। रीमा, राजेश ने कहा, तुम्हें भला पाना मेरे वश में नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं? रीमा इस बात से डर रही थी कि उस ओर यदि कोई आ गया तो वह बदनाम हो जाएगी। राजेश ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और रीमा की उंगली में लगभग ज़बरदस्ती करते हुए पहना दी और कहा, यह तुम्हारे प्यार की पहली निशानी है। वह कभी अंगूठी को देख रही थी तो कभी राजेश को। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। रीमा ने वह अंगूठी उतार कर राजेश को देते हुए कहा, आप इसे वापस ले लीजिए। कहने के साथ ही रीमा गांव की ओर चल गई। मैं कल भी इसी समय आऊँगा, राजेश ने इस बार कुछ तेज स्वर में कहा। रीमा कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन भी राजेश आया। रीमा भी उसके पास आई थी। गुजरते दिनों के साथ साथ वह दोनों रोज मिलने लगे। राजेश का जादू रीमा पर चढ़ता जा रहा था। राजेंद्र जब से जल्द रीमा को
लेना चाहता था। दिन गुजरते चले गए। राजेश को रीमा का ना मिल पाना अखर रहा था। एक दिन जब रीमा राजेश के पास आई तो राजेश ने उसे अपनी कार में अपने पास बिठा लिया और शहर की ओर चल दिया। उसे शहर की ओर जाते हुए देखकर रीमा ने पूछा, तुम कहाँ ले जा रहे हो? आज तुम्हें शहर दिखाऊंगा, राजेश ने कहा। आराम से बैठी रहो। राजेश रीमा को लेकर अपने बंगले पर ही ले गया। पहले उसका इरादा रीमा को होटल ले जाने का था, बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया था। रीमा का दिल धक धक कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे वहाँ क्यों ले जा रहा है, वह यहाँ क्या करेगा, यह भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। राजेश ने रीमा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने बिस्तर पर ले गया। रीमा बोली, यह सब तुम्हें पसंद नहीं है? रीमा ने कहा, नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? राजेश ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? राजेश बोलो, शादी से पहले यह सब मैं नहीं होने दूंगी। रीमा ने कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रीमा, राजेश ने कहा, तुम आओ ही तो सही, घबरा क्यों रही हो? रीमा के मना करते करते भी राजेश उसे बिस्तर पर ले गया और उसकी इच्छा के बिना ही उसके अपनी मनमानी कर ली। बेचारी रीमा, वह कुछ ना कर पाई। और फिर उसके बाद जब भी राजेश की इच्छा होती गांव आ जाता और रीमा को ले जाता, अपनी इच्छा पूरी करने उसके घर छोड़ जाता। रीमा राजेश से बार बार शादी करने के लिए कहती और राजेश उसकी बात कल जाता। बीते समय के साथ साथ रीमा को यह लगने लगा था कि वह शायद माँ बनने वाली है। रीमा को जब पक्का यकीन हो गया था कि वह राजेश के बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसने राजेश से कहा, राजेश बोलो सीमा, अब शादी में देर करना उचित नहीं है। रीमा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। ये तुम क्या कह रही हो? यह सच है? अच्छा, मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ शादी करने की तैयारी करूँगा, राजेश ने कहा और वहाँ से चला गया। उसके बाद वह वहाँ नहीं आया। रीमा अब अधिक दिन तक इस बात को नहीं छुपा सकती थी। उसे अपने पिता शिवराज से यह बात बतानी पड़ी। शिवराज की समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। फिर भी अपनी बेटी को लेकर वह मोहनलाल के यहाँ आए। मोहनलाल उस समय घर पर ही था। उसने शिवराज की ओर देखते हुए कहा, आओ शिवराज जी, कैसे आना होगा? सेठ जी, राजेश जी है, वो तो फैक्ट्री गया है। मोहनलाल ने कहा, बैठो, बात क्या है? सेठ जी, राजेश जी ने मेरी बेटी सीमा से प्यार किया है, इससे शादी का वादा किया था। अब ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। शिवराज एक ही सांस में कहता चला गया और सेठ मोहनलाल गहरी सोच में डूब गया। फिर बोला, शिवराज जी, तुम इससे बात कर लो। यदि वह रीमा बेटी से विवाह करना चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो उसकी खुशी चाहता हूँ। शिवराज अपनी बेटी को लेकर वहीं रुक गया। उसे राजेश की प्रतीक्षा तो करनी ही थी। राजेश रात को लगभग 10 बजे आया। उसके आने पर मोहनलाल ने राजेश से कहा, राजेश, यह डैडी देखो, मोहनलाल है। शिवराज और उसकी बेटी आए, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजेश पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह ड्राइंग रूम में आया। शिवराज और रीमा वहाँ बैठे हुए थे। राजेश ने उन लोगों की ओर देखा और कहा, कहिए शिवराज जी, कैसे आना हुआ? पैसा तो मैं आपको दे दिया था। राजेश जी, रीमा कह रही थी। शिवराज ने कहा, आप और यह प्यार करते हैं, आपने इससे शादी करने का वायदा भी किया था। ये आपके बच्चे का बोझ उठाए घूम रही है। अब आप यह बताएं कि कब शादी कर रहे हैं? शिवराज जी, राजेश ने कहा, आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैं भला इसे शादी की बात क्यों करूँगा? यदि आपको कुछ धन का लालच है तो वैसे ही मांग लीजिए, मैं दे दूँगा, लेकिन इस तरह इल्ज़ाम तो मत लगाइए। राजेश जी, शिवराज ने कहा, भला ऐसी कौन लड़की होगी जो स्वयं अपनी इज्जत बेइज्जती करेगी? इस तरह का जवाब देकर हमारी इज्जत से मत खेलो। देखो शिवराज जी, मैं यह सब ना तो बर्दाश्त करूँगा और ना ही मैं इस तरह से शादी करूँगा। आप जहाँ चाहे उसकी शादी कर दीजिए। हाँ, यदि पैसे की बात है तो मैं दे दूँगा। शिवराज और रीमा, उन दोनों के पास अब सिवाय रोने के लिए और कुछ नहीं बचा था। राजेश तो साफ साफ मुकर गया था। चलो बेटी, शिवराज ने कहा, इससे और कुछ कहने का तो कोई लाभ ही नहीं है। यह किसी सेठ की
कोठी नहीं, रावण की लंका है। राजेश को शिवराज के यह शब्द नागवार लगे, लेकिन वह खामोश रहा। वे उठकर चल दिए। वे उनकी कोठी से बाहर निकल आए और एक और चल दिए। रात्रि के 11:30 बज रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समय अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। वह इस बात को जानना चाहता था कि मोहनलाल से भी कुछ कहने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसने तो पहले ही कह दिया था कि अगर राजेश शादी करना चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। और जब राजेश ने मना कर दिया तो फिर वह हाँ कैसे करेगा। जैसे ही वह कोठी से बाहर आ गया, उसे उनका एक ड्राइवर मिला। वह उनके पास आकर बोला, शिवराज जी। शिवराज ने उसकी ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। उसने 1-2 बार उसे देखा था। उसे मालूम था कि वह मोहनलाल का ड्राइवर था। मेरा नाम रमेश है, मैं ड्राइवर हूँ। हमसे क्या काम है? मैंने आप लोगों की और राजेश की सब बातें सुन ली है। रमेश ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप और आपकी बेटी जो कुछ कह रहे हैं वह एकदम सत्य है। ये सेठ का बिगड़ैल बेटा इसी तरह से लोगों की लड़कियों के साथ इज्जत खराब करता है और बाद में लोगों की इज्जत को पैसों से तौलने लगता है। उसके बाद किसी के पास उसके करने को कुछ नहीं रहता है। इस समय आप लोग परेशान भी हैं और रात्रि का समय भी है। यदि आप लोग हर्ज ना समझे तो मेरे घर चलिए, सुबह चले जाइए। शिवराज ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चलिए। रमेश अपने आप को साथ लेकर चल दिया। रीमा बराबर आंसू बहाए जा रही थी। उसके पास सिवाय आंसू बहाने के लिए और कुछ बचा भी नहीं था। शिवराज की स्थिति बड़ी खराब थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी का क्या करे। उसके कारण वह कहीं का नहीं रह गया था। उसे डूब मरने के लिए भी कोई जगह नज़र नहीं आ रहा था। उस समय रमेश का उन्हें मिलना डूबते को तिनके के सहारे के समान लग रहा था। रमेश शिवराज और उसकी बेटी रीमा को लेकर अपने घर पर आ गया। उसका मकान बहुत बड़ा तो नहीं था, पर ठीक था। शिवराज और रीमा चारपाई पर बैठ गए और रमेश उनके लिए चाय बनाने लगा। वह चाय पीकर ले आया और फिर उसने एक एक कप पीकर और उसके पिता को दे दी और एक कप स्वयं ले लिया। शिवराज ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चलिए। रमेश उनको अपने साथ लेकर चल दिए। रीमा बराबर आंसू बहाए जा रही थी। उसके पास और कोई चारा नहीं बच रहा था। उसका मकान से जब दोनों सुबह हुआ तो चल दी। चाय पीते हुए रमेश ने शिवराज को संबोधित करते हुए कहा, शिवराज जी। हाँ रमेश, इस समय आपकी क्या पोजीशन है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जिस किसी के साथ इस प्रकार की घटना घटती है उसका जीना हराम हो जाता है। समाज में उसका कोई मान सम्मान नहीं रह जाता। शिवराज क्या जवाब देता? उसकी तो वैसे बोलती बंद हो गई थी। ऐसी दशा में कोई भी बेटी का बाप क्या कह सकता है? रमेश ने फिर कहा, यदि आप उचित समझे तो इस समय जबकि आप परेशानी में हैं मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको जिल्लत और रुसवाई से बचा सकता हूँ। वो कैसे? रमेश ने कहा, मैं आपकी बेटी रीमा से शादी करने को तैयार हूँ। शिवराज ने आश्चर्य से रमेश को देखा। रमेश की उम्र बहुत अधिक नहीं थी। उसकी उम्र 25-26 वर्ष की रही होगी। देखने में वह सुंदर भी था। उसकी पत्नी मर गई थी। वह विदूर का जीवन व्यतीत कर रहा था। इस समय उसे रमेश की बात मान लेने में भला था। फिर भी उसने रीमा की ओर देखा और पूछा, बोलो बेटी, तुम्हारा क्या मतलब ख्याल है? मैं तो कुछ भी कहने के काबिल नहीं। रीमा ने रो रो कर बोली, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि जो आप इसकी शादी मेरे साथ ही करें। हाँ, यदि आप लोग तैयार हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है, शिवराज ने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं जल्दी ही तुम दोनों का विवाह कर दूंगा। इस समय जिल्लत और बेइज्जती से बचने के लिए इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है। सुबह शिवराज और सीमा अपने गांव वापस चल दी। एक सप्ताह बाद शिवराज ने रीमा और उस ड्राइवर की शादी कर दी। रीमा शादी के बाद रमेश के घर आ गए। रमेश
राजेश को भी इस बात का पता चल गया था कि रीमा का विवाह उसके ड्राइवर रमेश के साथ हो गया। एक दिन वह ड्राइवर के जाने के बाद वहां आया। राजेश ने वहां आते ही रीमा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगा। रीमा ने बड़ी सख्ती से अपने आप को उससे अलग किया और उससे कहा, राजेश, आज के बाद यहाँ मत आना, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। यदि आज के बाद तुम यहाँ आए तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तुमने औरत का प्यार ही देखा है, इंतकाम नहीं। राजेश उसे कोरी धमकी ही समझ रहा था। वह फिर रीमा को की ओर बढ़ा। वहीं पर एक छुरी पड़ी हुई थी। रीमा ने वह छुरी उठा ली और सीधा कर ली। अब राजेश को यह लग रहा था कि वास्तव में रीमा जो कुछ कह रही थी उसे कर डालेगी। वह चुपचाप वहां से निकलकर चल गया। देवयोग से रमेश बाहर खड़ा था, यह सब सुन रहा था। रीमा का यह रूप देखकर उसने सोच लिया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वह भी चुपचाप ही वहां से चला गया। उसने पहले रीमा से प्यार किया, उसने शादी का वादा किया और जब वह उसके बच्चे की माँ बनने लगी तो साफ मुकर गया। जब उस बेचारी ने कहीं और शादी कर ली तो फिर अपना मुंह काला करने उसके पास पहुंच गया। तो इस तरह का ये एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी है। कैसे लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी का तर्क आप क्या दे सकते हैं। मिलते हैं कि ऐसी नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।